दिस इज द फ्रेश यूनिट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि आप फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ के बाद अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें भी जो हमारा सिलेबस में गिवन है वो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी है कहाँ, क्या एंट्रोपी आई कहाँ से, और एटसेट्रा, एंट्रोपी क्या बताती है, वगैरह वगैरह। क्लियर। तो इसमें भी पहला मैंने सब हेडिंग लिया है कि लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ वर्सेस नीड ऑफ सेकेंड लॉ। क्या लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ की, क्या लिमिटेशंस थी, और उन्हीं लिमिटेशंस के बेसिस पे देखेंगे कि इसी लिमिटेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने सेकेंड लॉ को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। जैसा कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो अगर इसमें लिमिटेशंस नहीं होते तो सेकेंड लॉ की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, तो उन लिमिटेशंस की पहले बात करेंगे, उनके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम इंट्रोपी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेकेंड लॉ में। ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने से पहले एक चीज और आती है कि थर्मोडायनेमिक्स आखिर होती क्या है, और क्यों हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ के बाद सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो देखो, जैसा कि अगर हम कोई रिएक्शंस लगाएं, केमिस्ट का काम क्या होता है, केमिस्ट का काम ये होता है कि कोई अननोन कंपाउंड है, नया कंपाउंड बनाना है। जैसे इस समय सब देखो कि कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के लिए अगर मेडिसिन बनानी है तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हम जो है नई मेडिसिन कोई बनाए, और नई मेडिसिन के लिए हम क्या करेंगे, ए में बी को मिक्स कर देंगे। कोई ए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई दूसरा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हमने मिक्स किया और सी बना। अब हम ये देखते हैं कि सी के बनने की क्या रेट है, क्या टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट है, क्या ए और बी की जो इंट्रोपीज हमें पहले से पता है, एनर्जीज वैल्यू, उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसे हम कहते हैं फिजिबिलिटी। क्यों? क्योंकि सबसे पहला हम काम क्या करते हैं कि एवरीथिंग वी आर डन ऑन पेपर। हम रैंडमली ए और बी लेके मिला नहीं देते हैं, पहले हम एक पेपर पे रफ कैलकुलेशन करते हैं, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या इसका प्रोबेबल मैकेनिज्म है कि ए और बी को रिएक्ट किया जाए एक डिफिनिट कंडीशन में, टेम्परेचर प्रेशर के, एक डिफिनिट एनवायरमेंट में, एनर्जी के, तो सी बनेगा। दिस इज नोन एज फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। इसी को क्या कहते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। तो जो हमारा थर्मोडायनेमिक है, इसका मेन एम होता है कि किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी को, या ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी फिजिबिलिटी को बताना। और इसी प्रोसेस में हमने काम करते करते देखा कि जो फर्स्ट लॉ था वो कुछ चीजें तो बता रहा था, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं बता रहा था कि हमारी जो केमिकल या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है। देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट लॉ डज नॉट एक्सप्लेन डायरेक्शन। तो यही मैंने लिखा है कि जो है डायरेक्शन को नहीं बता रहा था। इसके बेसिस पे हमने इसके कुछ ड्रॉबैक्स निकाले कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं जो हमें ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पा रहा है, और उन्हीं ड्रॉबैक्स को हम सॉल्व आउट करने का प्रयास करेंगे सेकेंड लॉ में। फर्स्ट लॉ डज नॉट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो सपोज करो कि अगर हम हीट फ्लो कर रहे हैं, हीट फ्लो का मतलब हम नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, या एनी मीन्स हम हीट फ्लो कर रहे हैं, तो वो हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, क्या वो रिएक्टेंट को फेवर कर रही है या प्रोडक्ट को फेवर कर रही है। ठीक है। फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता, इट ओनली फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी छूट गया लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद एग्जांपल। ठीक है। तो बेसिकली ये केवल केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, और ये नहीं बताता कि ये एनर्जी किधर से किधर फ्लो करेगी। ठीक है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि फर्स्ट लॉ से ये पॉसिबल है, एज पर फर्स्ट लॉ, कि हम आइस से भी, आइस को आप जानते हो कि वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल करो तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस को कन्वर्ट करने के बाद जब 0 डिग्री से, मान लो आइस को हमने और कूल कर दिया -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब हम इसको कूल कर रहे हैं, तो क्या ये हमें हीट देगा? लेकिन फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि अगर इसको और कूल कर रहे हो, टेम्परेचर और डाउन कर रहे हो, तो ये पॉसिबल है कि ये हमको हीट दे। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आइस अगेन आपको चाहे आप -50 डिग्री पे कूल करो,
हीट देने वाली है, एनर्जी देने वाली है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट, एज पर फर्स्ट लॉ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसा कि सिस्टम हमारे पास ओपन क्लोज आइसोलेटेड होते हैं। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम है रीमेंस कांस्टेंट। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि अगर सिस्टम में न तो मास का एक्सचेंज हो रहा है ना एनर्जी का, उसके आधार पे फैसला कहता है कि जब अगर ये दोनों एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है तो जो उसकी एनर्जी होगी, ठीक है, सिस्टम की, वो सिस्टम कांस्टेंट बना रहेगा ड्यूरिंग द फेज चेंज, बट इट नॉट टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द फेज चेंज। तो ये बता रहा है कि चलो जो फेज चेंज है, जैसे अगर हम एक बॉटल की बात करें तो बॉटल को अगर हम बंद कर दें, थोड़ा आधा पानी भर के बंद कर दो बॉटल, ठीक है, तो कुछ देर बाद देखोगे कि उस बॉटल में कुछ वाटर के वेपर्स हो जाते हैं आधे हाफ में, क्योंकि जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वोलेटाइल लिक्विड है तो वहां पे वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच इक्विलिब्रियम हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये फेज चेंज जो हुआ, इनिशियली तो जो हमने डाला था बॉटल में तो वो पानी था, लेकिन ये जो फेज चेंज हुआ वाटर का वेपर में, ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं ये सब कुछ नहीं बताता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एज पर फर्स्ट लॉ a net amount of energy can be converted to another form। फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि अगर हम कोई भी एनर्जी किसी सिस्टम को दें तो उतने एनर्जी के बराबर हम उससे वर्क ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। नो एनी मशीन कैन प्रोड्यूस 100% इफिशियंसी। ठीक है, तो यही यही चीज है कि ये ड्रॉबैक हो गया फर्स्ट लॉ का कि 100% एनर्जी कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। तो ये फर्स्ट लॉ के ये बेसिकली तीन ड्रॉबैक्स हमने यहाँ पे कंसीडर किए। ठीक है, जो मेजर ड्रॉबैक्स थे, ये मेजर ड्रॉबैक्स है फर्स्ट लॉ के। अब यहाँ से इन ड्रॉबैक्स के बेसिस पे हम इन ड्रॉबैक्स के बेसिस पे देखेंगे कि ये ड्रॉबैक्स ही हमें बताए कि भाई यहाँ से अब आपको कुछ अलग करने की जरूरत है, और उसी के बेसिस पे लोगों ने कुछ अमेंडमेंट किया, कुछ नया इस्टेब्लिशमेंट किया, और उस नए इस्टेब्लिशमेंट को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, तो यही जो लिमिटेशंस थे फर्स्ट लॉ के, बेसिकली वही सेकेंड लॉ की नीड हो गए। ठीक है, तो उन्हीं नीड को फुलफिल करने के लिए सेकेंड लॉ बनाया गया। सेकेंड लॉ इज हेल्पफुल टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब सेकेंड लॉ बताता है कि हमारा जो कोई प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, मतलब स्पॉन्टेनिटी को बता सकता है। और स्पॉन्टेनिटी का मतलब यही है कि जो रिएक्शन है वो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज्यादा बन रहा है। द प्रोसेस दैट आकर बाय इटसेल्फ विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जो बिना किसी फोर्स के अपने आप हो जाए एक गिवन कंडीशन में, उसे हम कहेंगे कि वो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और ये सेकेंड लॉ बताता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन यहाँ पे नेसेसरी है, जैसा कि मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि इन्वायरमेंटल कंडीशन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे हमने कहा कि अगर कार्बन से कोयला बनाना है और कार्बन से आपको डायमंड बनाना है तो उस दोनों की इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट है, बट स्टार्टिंग मटेरियल दोनों के लिए कार्बन है। ठीक है, those process which needed some external force are called non-spontaneous process. And second, spontaneous का just opposite, where we apply some external force to occur the process, that process is known as spontaneous process. ये थोड़ा सा इजी टॉपिक है शुरुआत में, जब हम कारनॉट में पहुंचेंगे तब वहां से थोड़ा सा ये टफ होगा। ठीक है, वैसे कारनॉट भी इजी है। अब ये होता है कि जो स्पॉन्टेनिटी है या कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जो भी
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। So there are certain criteria for a spontaneous process, and these criteria are: first is the spontaneous process is unidirectional. तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो रिवर्सिबल नहीं होती, फॉरवर्ड में ही मूव करेगी। सेकेंड, टाइम इज नॉट ए फैक्टर। जैसे आप कहते हो कि अगर कोयले को ही बनना, तो आप कहते हो कि बहुत साल पहले, कई सेंचुरीज पहले, जब पृथ्वी पे एक लेयर दूसरे लेयर से दब गई हो, अर्थ क्रस्ट की, और उसमें जो है जीवाश्म बहुत सारे, ठीक है, प्लांट्स दब गए हो, मतलब ऑलमोस्ट 200 300 या उससे ज्यादा 100 साल, ऑलमोस्ट सेंचुरीज, मेनी सेंचुरीज बैक। तो जब वो दब गए तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हुए, डेड बर्न हो गए, और जैसे बर्न हुए तो कार्बन कोयले में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, जो भी वो वहां के घने जंगलों की लकड़ियां थी, सब कुछ कोयले में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम इज नॉट ए फैक्टर टू कंप्लीट द प्रोसेस। ठीक है, इसमें टाइम लिमिट नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट में कोई रिएक्शन हो जाए, नो। सेकेंड, सिस्टम रिमेन्स अनस्टेबल। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है तो इसका मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, तो सिस्टम क्या है, ऑलवेज अनस्टेबल होगा। सेकेंड, कैरेक्टराइज बाई डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी। तो जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी, अब जैसे सिस्टम प्रोसीड करता जाएगा तो सम एनर्जी की जो है लॉस करता जाएगा, और जैसे ही एनर्जी लॉस करता जाएगा उसकी जो इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने फिर अगेन एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, यही इंक्रीज इन इंट्रोपी, और इस डिक्रीज इन इंथैल्पी को उन्होंने कहा कि उस सिस्टम की जो इंट्रोपी है या सराउंडिंग की, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे ये टर्म आता है कि जो इंट्रोपी है वो है क्या, बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, एक तरीके से कह लो, जो ये इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप आगे पढ़ोगे ना, आप जैसे ही आगे पढ़ते हो तो आपको पता है, आप 12th में भी पढ़ के आए हो कि डी एस इक्वस टू डी क्यू बाई टी। और अगेन हम जब प्रोसेस को ले लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये डी क्यू डी, जो डी क्यू पी है उसे कह देते हो डी एच। ठीक है, तो ये क्या इंथैल्पी है। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम कह दोगे तो आप कह दोगे डेल यू, ये क्या इंटरनल एनर्जी है। तो बेसिकली एक तरीके से ये इंट्रोपी हमारी है क्या, इसमें जो डिक्रीज हो रहा है उसी का मेजरमेंट है। क्लियर, तो ये एंट्रोपी भी हमारी एक एनर्जी ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक यूनिट टेम्परेचर के हिसाब से इंटरनल सिस्टम की जो सिस्टम की जो थर्मल एनर्जी है, जो यहाँ पे हमने इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी जो के टर्म इंट्रोड्यूस किया, इन दोनों को थर्मल एनर्जी कहा गया है। दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, मीन्स वो पार्ट जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होता, सिस्टम उस किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए इतना जो वेस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज ऑलवेज लीड टू रैंडमनेस, इसीलिए हम कहते हैं कि डिसऑर्डरनेस। ऑर्डर्ड जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे अगर आप कहो कि कहीं किसी फैक्ट्री को ऑपरेट कराना है, तो उस फैक्ट्री में जो जिन मजदूरों को आप जो ऑर्डर दोगे, अगर वही काम करेंगे तब तो फैक्ट्री आगे चलेगी। लेकिन अगर वो मजदूर वो काम ना करे जो आप कहो, वो कुछ अलग ही करें, तो फिर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री चाहे कोई भी वर्क में वेल डिफाइंड प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एंट्रोपी इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। तो हम एक तरीके से कह लें कि एंट्रोपी जो क्या है, वो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस का मेजरमेंट है और रैंडमनेस का मेजरमेंट। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, ये जो अनअवेलेबल यूजफुल वर्क है, अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, इसका मतलब अभी हमने बताया
कि अगर हम ऑर्डर्ड की बात करें तो जो ऑर्डर्ड पीपल्स होते हैं, ऑर्डर्ड पार्टिकल होते हैं, ऑर्डर्ड पार्ट होता है किसी भी चीज का, वो प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो अनऑर्डर्ड पार्ट है, ठीक है, जैसे आप देखो कोरोना की क्राइसिस में जो पुलिस को ऑर्डर दिया जा रहा है तो मैनेजमेंट कर रही है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं तो रोड पे चलते जा रहे हैं, हालांकि उनकी भी मजबूरियां हैं, तो उनसे थोड़ा सा दुर्व्यवस्था बन रही है, कहीं वो मर जा रहे हैं, कहीं कुछ हो जा रहा है। जैसे अभी कल की बहुत बड़ी घटना हो गई रेलवे वाली। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही कहना है कि जो ऑर्डर्ड होंगे वो यूजफुल करेंगे, जो अनऑर्डर्ड होंगे वो यूजफुल वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट है स्टैटिकल क्राइटेरिया। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है एंट्रोपी के बारे में? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ वेज ऑफ ए सिस्टम दैट कैन बी अरेंज। तो जो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स है वो कहती है कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी वो है कि सिस्टम कितने वे में अरेंज हो सकता है। ठीक है, वो सिस्टम की एंट्रोपी है। जैसा कि हम जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ेंगे, एस इक्वल्स टू के एल एन डब्ल्यू, तो आप वहाँ डब्ल्यू का आप देखोगे कि डब्ल्यू क्या है, नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट। तो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला आता है, तो उस बेसिस पे स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि इट इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ वेज ऑफ ए सिस्टम दैट कैन बी अरेंज। ठीक है, entropy is represented by symbol s, and change in entropy can be given for a transformation, और ये ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल और केमिकल कोई सा भी हो सकता है। डेल्टा एस, एस फाइनल माइनस का एस इनिशियल। ठीक है, तो यहां तक तो केवल केवल कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम एंट्रोपी का एक तरीके से देखेंगे कि कैसे हम डेराइव करें, क्योंकि सिलेबस में ये नहीं लिखा है डेरिवेशन ऑफ एंट्रोपी, लेकिन लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी में एंट्रोपी है क्या, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, और कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं, तीनों चीजें आती हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि इन 1824 निकोलस लियोनार्ड कार्नोट, ठीक है, सादी कार्नोट लिखा है। तो कार्नोट जो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, उनका एक आर्टिकल था, उनका एक वर्क था बेसिकली हीट इंजन पे उन्होंने काम किया था, और उसके रिगार्डिंग, उसकी इफिशियंसी के रिगार्डिंग उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था। उस पेपर के बेसिस पे आगे चल के, ठीक है, जो इन्होंने ही स्टीम हीट इंजन का जो वर्क किया, उसके बेस पे आगे रुडोल्फ क्लॉसियस ने, जिसे आप पढ़ते हो क्लैसियस क्लैपरान में, तो क्लैसियस ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को, और वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो कांस्टेंट थी एक पर्टिकुलर फेज के लिए, पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, उसको उसने रिलेट करके एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया और उसे एक नई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का नाम दिया, और उसे कहा कि दिस इज द एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी इज गिवन बाय डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी। तो ये तो जो है फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल किसका है, कार्नोट का। तो सिंस हमारे सिलेबस में मेंशन है कार्नोट साइकिल आगे, तो हम वहां पे पूरी कार्नोट पढ़ेंगे, लेकिन कार्नोट के कुछ पार्ट को यूज करके हम एंट्रोपी को प्रूव करेंगे कि आखिर ये फार्मूला आता कहाँ से, कैसे हम इसको डायरेक्ट लर्न करें या फिर ये फार्मूले हम फार्मुलेशन कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो चलो, जैसा कि जो है क्लॉसियस ने कार्नोट के वर्क को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, तो अगर हम देखें कि एक कोई पीवी वर्क ले लें, कोई ए स्टेट से बी स्टेट में कोई चेंज हो रहा हो, उसमें हम केवल पीवी वर्क का मेजरमेंट करें और उसे ग्राफिकली अगर हम रिलेट करें, तो हम देखेंगे कि जो वर्क डन है उस प्रोसेस के लिए, उसे हम न्यूमरस पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि कार्नोट साइकिल ब्रेक होती है, कार्नोट टाइप रिजल्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं फिगर की मदद से। देखो, ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है ए से बी, सिंस दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। और अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो हमें पता है कि जो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस होता है उसके लिए जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, जो हमारी फिजिक्स है या जो हमारी मैकेनिक्स है वो मानती है कि अगर आपने अपने सर पे कोई चीज उठाया और फिर जहां से उठाया वहीं रख दिया, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट जीरो किया तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को, जो ये पूरा प्रोसेस ए से बी जा रहा है और अगेन बी से ए आ रहा है,
इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो बेसिकली जो आप देखते हो कारनाट में, तो कारनाट में कुछ इस तरीके की प्रोसेस होती है। आप आगे पढ़ोगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का था। वहां पे टोटल 4 होते हैं। अब ये नहीं मेरे को याद है कि ये फर्स्ट होता है कि ये सेकंड, ठीक है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब कारनाट पढ़ाऊंगा। इस तरह से टोटल 4 फेजेस होते हैं। तो देखो कुछ इसी तरीके से हम इस हर एक स्टेप को तोड़ रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ए से जो बी तक का प्रोसेस है, वो इवरी प्रोसेस को हम कारनाट साइकिल में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे 4 फेज है, अगर हम इसे ब्रॉडली कहें तो कुछ इस तरीके का है यही ना। तो देखो यहाँ पे हमने इसको 4 पार्ट में तोड़ा है, एक ये और एक ये और एक ये। तो टोटल हर हर यूनिट को, स्मॉल पार्ट को जो वर्क डन हो रहा है डी डब्ल्यू, उस डी डब्ल्यू को हमने यहाँ पे हर एक पार्ट को अलग अलग कारनाट टाइप साइकिल्स में तोड़ रखा है। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा है जो रिवर्सिबल हो, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम कारनॉट रिजल्ट, हम डायरेक्ट कारनॉट रिजल्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये कहाँ से रिजल्ट आता है, हम कारनॉट में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो कारनॉट रिजल्ट यही है, इस कारनॉट रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं। वहां से जब हम कारनॉट पढ़ाएंगे तो ये रिजल्ट वहां पे आएगा। बट यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट यूज किया, वहां पे इफिशियंसी जब हम निकालते हैं तो ये फार्मूला आता है। अब हमने क्या किया कि क्यू से डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड किया ये 1 हो गया, 1 माइनस क्यू वन अपन क्यू टू, दिस एंड दिस। तो हम यहाँ से कहें कि ये जो एक पार्ट का एनर्जी है, इफिशियंसी है, दूसरे पार्ट की इफिशियंसी, दोनों सेम है। सेम का मतलब क्या, दोनों बराबर है, तो ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम कह दें कि अगर दोनों को जोड़ दें, अगर हम इधर की बात करें तो इधर जो वर्क डन होगा, इधर का अगर वर्क डन पॉजिटिव है, अगर इधर का वर्क डन पॉजिटिव है, तो इधर के लिए वर्क डन जो होगा वो सेम क्वांटिटी का निगेटिव होगा। इस बेसिस पे अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ओवरऑल जो वर्क डन होता है वो 0 आता है, यही ना। तो बस इसको कंसीडर करके हमने कहा कि इन दोनों प्रोसेस को अगर जोड़ दिया जाए तो नेट क्या होगा, 0 होगा। या फिर मीन क्या है कि अगर ये भी इक्वल है इसके, तो एवरीथिंग इज कांस्टेंट, मतलब समेशन ऑफ क्यू बाई टी इज कांस्टेंट। यहाँ पे ये नहीं देखना कि इसको इस तरफ ट्रांसफर करो तो इधर ये 0 हो गया, इधर आके ये माइनस हुआ, नहीं। यहाँ पे हमने ये दिखा है कि जो ओवरऑल प्रोसेस के लिए अगर इन दोनों क्वांटिटीज को जोड़ दें तो इनका जो समेशन है वो 0 है। क्यों, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ से एक ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट आया कि समेशन ऑफ सिग्मा क्यू बाई टी इक्वल्स टू 0 फॉर एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज इन ए प्रोसेस। अगर किसी प्रोसेस में बहुत छोटा चेंज हो, जैसे हमने इस प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, तो हम इसे कह सकते हैं सिग्मा डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू 0। वो छोटा चेंज भी 0 है क्योंकि वो भी रिवर्सिबल है। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम पूरे प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं कि सिंस जो हमारा प्रोसेस है वो 2 स्टेप का है, ए से बी एंड बी से ए, तो हम उसके लिए स्मॉल एंट्रोपी चेंज लिख सकते हैं। या स्मॉल जो ये क्वांटिटी थी जो कांस्टेंट आ रही थी, एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, इसको हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम प्रोसेस ए टू बी डी क्यू बाई टी प्लस फ्रॉम प्रोसेस बी टू ए डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करो, इस साइड ट्रांसफर करो, ये माइनस में हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान दो कि इस माइनस को इंप्लीमेंट कर दो लिमिट पे, तो जैसे आप लिमिट पे इंप्लीमेंट करोगे ये अगेन चेंज हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट बदल जाएगी ए टू बी। अब अगर ध्यान से देखो कि ये प्रोसेस 1 के लिए था और ये प्रोसेस सेकंड के लिए था, तो दोनों के लिए जो ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है ये इक्वल है। इसका मतलब हम ये कहें कि ये जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, चाहे पाथ 1 लो चाहे पाथ 2 लो। क्लियर, अगर ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है तो दिस इज ए स्टेट फंक्शन, ठीक है। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इक्वल्स टू एस बी माइनस ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी फ्रॉम ए टू बी। क्लियर, सिंस हमने यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस लिया है तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो यहाँ से आपका ओवरऑल जो सेकेंड लॉ का आप फॉर्मुलेशन पढ़ते हो वो यहाँ से आ गया, ठीक है। दिस इज दी डी क्यू बाई डेल एस इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। क्लियर,